हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, कि एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई को देखना कैसे है। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है या डिमांड सप्लाई की मार्किंग क्या होती है। हजार तरीके की, हजार स्ट्रेटेजी, हजार तरीके की एजुकेशन हजार लोग देते हैं, उसमें नहीं जाते। डिमांड एंड सप्लाई में एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई को देखना कैसे है, कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसको चार्ट पे कैसे रीड करना है। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दो स्ट्रक्चर होंगे बेसिकली। या तो एक ये इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, या एक ऐसे आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है। सर। डिमांड एंड सप्लाई की मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका अचीवमेंट। तो प्राइस आप यहां से देखोगे तो प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो है, ये देखोगे जी। लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, ठीक है। लोअर लो इट मींस क्या है, सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है। कोई भी एक डिमांड मार्क करने का तरीका बता रहा हूं कि बेस्ट डिमांड क्या है। प्राइस आपका वापस जाता है किसी इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के, इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है। मींस ये क्या हो गया, आपका बीओएस हो गया। एंड किसी भी डिमांड जोन का अच्छा होना, किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन का अच्छा होना इस बात पे डिपेंड करता है। वो पहले डिमांड की बात कर लेते हैं कि वो किस सप्लाई के ऊपर, मतलब सप्लाई के ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है। बेसिकली अचीवमेंट होता है। तो कोई भी डिमांड जो होता है वो अच्छा तभी होता है जब वो किसी सप्लाई के ऊपर क्लोज करे। तो ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। यहां से जर्नी स्टार्ट होती है। सिमिलरली अगेन आपका एक सप्लाई के ऊपर क्लोज था, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो गया। एक थ्योरेटिकल समझने के लिए फिर हम चार्ट पे समझेंगे। क्लियर है। सिमिलरली अगर प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है, तो कोई भी सप्लाई जोन तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक किसी डिमांड के नीचे वो क्लोज नहीं करता। क्लियर है। तो ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग होगा, इधर ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें सप्लाई या डिमांड जो देखना है, ध्यान देना, यहीं पे सब लोग मिस्टेक करते हैं कि प्राइस आपका ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है। आप डिमांड कब होगा, डिमांड तब, डिमांड जो आप कहां देखोगे और कब होगा, जब किसी एक सप्लाई के ऊपर क्लोज कर दे, क्लोज कर दे, तो इट मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ डिमांड कंट्रोल में, तभी तो वो क्लोज कर पाए। तो ये एरिया सबसे बेस्ट डिमांड होगा। तो हमें हमेशा रिसेंट लेफ्ट में देखना है। क्या देखना है, रिसेंट लेफ्ट में। लेफ्ट। सिमिलरली अगर इधर देखेंगे तो जैसे हम गोल्ड में देख रहे थे, गोल्ड में देख रहे थे ना चार्ट के ऊपर, अभी हम मार्किंग पे भी जाएंगे, सब चीजें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कुछ अलग सीखेंगे, जो कि नॉर्मली इस बारे में लोग बात नहीं करते, बताते नहीं या फिर पता नहीं होता, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई में 3 टाइप्स के जोन होते हैं, हम उसको मार्क करना सीखेंगे। एक रेंज होता है, एक पीवट होता है, एक फ्रैक्टल होता है। और ये तीनों क्या है और ये चार्ट पे मार्क कैसे होता है, ये हम सब चीजों में बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इधर देता हूँ गोल्ड का। हम गोल्ड में 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट पे गए तो आप यहां पे देखोगे गोल्ड कंटिन्यूअसली, अगर आप देखोगे गोल्ड इसके नीचे क्लोजिंग था, मतलब सप्लाई कंट्रोल में थी, इधर थी सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये भी एक सप्लाई था, इस सप्लाई के ऊपर प्राइस ने करीब करीब यहां पे क्लोज किया, मींस डिमांड कंट्रोल में। क्या है, डिमांड कंट्रोल में। इसलिए प्राइस करीब करीब इस एरिया से क्या हो गया, प्राइस उठ गया। हमने देखा कहां पे, हमने देखा यहां पे, लेफ्ट में देखा ना, समझ में आया? हमेशा लेफ्ट में देखना है। तो अब ऊपर वाला जो था, मतलब इसके जस्ट बाद वाला सप्लाई क्या था, ये था, ये जी। पूरा रेंज था ना, ये पूरा सप्लाई था। लेकिन यहां पे डिमांड कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए यहां से उठ गया।
अगेन यहाँ पे डिमांड ही कंट्रोल में थी, लेकिन एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ, आप यहाँ पे देखिए, ये था ना, यहाँ के ऊपर प्राइस क्लोज किया, इवन यहाँ के ऊपर भी क्लोज किया, किया ना, जी सर। किया। और ऊपर 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 यहाँ पे आप देखोगे ये सप्लाई थी ना, ठीक है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमें हमेशा लेफ्ट में देखना है कि हम डिमांड, अगर हम काम करा रहे हैं तो डिमांड ने किसी सप्लाई के ऊपर क्लोज किया है तो ही कराना, नहीं तो डिमांड जोन की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये ट्रेंड है, बेसिकली ये सेंटिमेंट है, रियल टाइम क्या है मार्केट का सेंटिमेंट। इसलिए कुछ सेक्टर चल रहे हैं तो बाकी सेक्टर का साथ देखते हैं हम, कोई स्टॉक है तो सेक्टर का सपोर्ट है या नहीं है, तो रियल टाइम सेंटिमेंट है, रियल टाइम। तो हमेशा लेफ्ट में बैक में देखना है। तो सिमिलरली इसके ऊपर जब क्लोज हुआ तो हमारे लिए सारे के सारे जोन डिमांड जोन थे, तो कल इसलिए तो मैंने बोला शॉर्ट शॉर्ट ये ऊपर जाएगा, कल इवनिंग में जब हम क्लास कर रहे थे। और उसके बाद जब वापस आया तो प्राइस का यहाँ पे अचीवमेंट था, बेसिकली प्राइस यहाँ से फ्लिप किया था ना, तो अचीवमेंट था, तो यहाँ पे ये फ्लिप जोन था, तो इसलिए ये यहाँ से उठा, ये समझ में आता है। इसलिए गोल्ड यहाँ पे रुक गया, इसलिए ये उठा क्योंकि प्राइस पहले से यहाँ से फ्लिप करके गया था, किसी इंपॉर्टेंट सप्लाई के ऊपर क्लोज करके गया था, क्लोज करके गया मतलब फ्लिप करके गया था, वापस आया तो उसी का उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, बस ये इतना सा है। और इसके ऊपर अगर देखोगे ये सप्लाई है, तो कोई भी अगर डिमांड देखना है तो हमें ये देखना है कि किस सप्लाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, क्लियर है। कोई भी अगर सप्लाई देखना है, तो कोई भी अगर हमें एक सप्लाई देखना है तो किस डिमांड के नीचे क्लोज किया है, देन वो इस वेव की जो सप्लाईज होंगे रिसेंट की वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, इस वेव की डिमांड जो होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में चार्ट पे देखना कैसे है, ये समझ में आया सभी को, कि जैसे प्राइस जी सर। यहाँ पे आया तो प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, जब जो इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो एक सप्लाई के ऊपर क्लोज किया, तो हमें लेफ्ट में देखा, ठीक है, क्लोज कर दिया तो हम कहां देखेंगे, फिर प्राइस ऊपर चला गया, तो प्राइस जब ये नीचे आ रहा है तो इस वे में देखेंगे लेफ्ट में। सिमिलरली ये ऊपर जा रहा है तो इस वे में देखेंगे, ये इतना सारा का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें सीक्वेंस में हमें 4H 1H एंड 15 मिनट के सीक्वेंस में देखनी, क्लियर है ये वाली बात, यस सर। क्लियर है ना। बेसिकली देखना कैसे, जस्ट लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट में कब देखना है, जब अकेला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी इंपॉर्टेंट डिमांड को तोड़ना चाहिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लियर। सिमिलरली अगर आपका प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो प्राइस इधर से आ रहा है, ऐसे कोई सप्लाई बना है, इस सप्लाई के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो इस डिमांड की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज ये नीचे से अटेम्प्ट करेगा या इसका लो भी तोड़ सकता है, मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है वही चल रहा है। ये एक बात लोग पता नहीं कितने प्राइस एक्शन के कोर्स कर लेते, कितने डिमांड एंड सप्लाई सीख लेते, एक बात लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, नहीं आती, ये समझ में आया? मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कोई मीनिंग नहीं है डिमांड एंड सप्लाई में, अगर आपका प्राइस किसी डिमांड या किसी सप्लाई के ऊपर या नीचे अचीवमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये मैंने गोल्ड के एग्जांपल में बताया, ठीक है। अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई के हमने कितने जोन पे बात करी थी, 3, रेंज, पीवट एंड फ्रैक्टल, ठीक है। रेंज रेंज क्या जोन होता है, जैसे आप यहां पे देखोगे, मींस आपका मल्टीपल कैंडल, अगर इस एरिया में देखोगे यहां पे, तो आपके एक जगह मल्टीपल कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल के अंदर कैंडल, ऐसा है ना, ये सारी की सारी एक कैंडल के अंदर ही कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर, और उसके बाद प्राइस पूरा का पूरा नीचे आ गया, क्लियर है ये वाली बात, जी सर। ये क्लियर है ना सभी को। जी सिमिलरली अगर आप देखो यहां पे रेंज है, ये रेंज बनी, इस रेंज के बाद प्राइस ऊपर गया जस्ट, मतलब प्राइस ने एक स्पाइक किया तो उस रेंज के अंदर क्या क्रिएट हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ, मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल कैंडल अगर है तो वो एरिया कौन सा एरिया कहलाएगा, रेंज। मतलब ऊपर वाला एरिया कि एक जगह मल्टीपल कैंडल है और उसके बाद एक काफी ऑर्डर डले सेल के और प्राइस जंप कर गया नीचे एक ही कैंडल में, ठीक है, या 2 में कर गया, मतलब समझने के लिए बात। तो ये एरिया हमारा क्या है, रेंज। ये जोन है, रेंज जोन, क्या है, रेंज जोन है। सिमिलरली एक ही जगह, मतलब आपका 2 से ज्यादा कैंडल एक ही जगह पे है और उसके बाद प्राइस स्पाइक कर गया, तो ये आपका रेंज डिमांड जोन बन गया। ऊपर वाला कौन सा बन गया, रेंज सप्लाई। सप्लाई, ठीक है। अब प्राइस प्राइस क्या करता है, ठीक है, प्राइस इस जोन में वापस आएगा, ठीक है, मींस आपका बाय टू सेल होगा, क्या क्या होगा,
बताओ। कहने का मतलब प्राइस पहले बाई होगा फिर सेल होगा, मतलब पुल बैक आएगा। क्लियर है? सिमिलर इधर एसटीबी होगा, सेल टू बाई। बीटीएस का मतलब बाई टू सेल, एंड एसटीबी का मतलब सेल टू बाई। मींस अगर कोई भी आपका रेंज जोन बना है तो प्राइस का नेचर बिहेवियर ये होता है कि प्राइस को लौट के जोन में आना होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की एवरेज आउट से, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, कोई दिक्कत लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग है, आप बार बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि लेवल 1 की क्लासेज है, एडवांस वाले, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये प्राइस क्या करेगा, प्राइस आपका आराम आराम से, जैसे आपका ये रेंज जोन बना, ठीक है, इस रेंज जोन के अंदर क्या होगा, सेल टू बाय। ठीक है? ये आपका धीरे 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 आएगा, मतलब पुल बैक लेगा और उसके बाद वापस एक शार्प मूव करेगा। क्लियर है? तो रेंज जोन क्या होता है, ये समझ में आया? दो Yes, या sir. दो से ज्यादा कैंडल एक ही जगह पे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, रेंज। रेंज जोन। किसमें? एलटीएफ में, लोअर टाइम फ्रेम में। हमारे पास तीन तीन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, एक एसटीएफ है, एक एसटीएफ है, एक एमटीएफ है, एक एलटीएफ है। एसटीएफ का मतलब हायर टाइम फ्रेम, एलटीएफ का मतलब एमटीएफ का मतलब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, एलटीएम का मतलब लोअर टर्म टाइम फ्रेम। और ये डिमांड सप्लाई जो जोन की मैं बात कर रहा हूं, ये एलटीएफ में बात कर रहा हूं। किसमें बात कर रहा हूं मैं? एलटीएफ एलटीएफ एंड एमटीएफ में बात कर रहा हूं। लेकिन एसटीएफ में हो सकता है कि आपका रेंज जोन बने और एसटीएफ के अंदर वो सिंगल कैंडल भी तो बन सकता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल और लो टाइम फ्रेम की मल्टीपल कैंडल हो सकती है। अगर एक एक दिन की, अगर आपकी मान लीजिए आपकी 4 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन 1 घंटे की 4 कैंडल भी तो हो सकती है यहाँ पे, फिर प्राइस ऊपर जाए। जी सर। तो हमें एसटीएफ में देखना है सबसे पहले, एमटीएफ में देखना है, एलटीएफ में देखना है। क्लियर है? रेंज जोन समझ में आया? यस सर। जी सर। तो जो रेंज जोन है वो एसटीएफ का पीवट हो सकता है। पीवट का मतलब सिंगल कैंडल जोन। जैसे आप यहां पे देखोगे तो एक एक कैंडल है, प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद जस्ट पूरा का पूरा नीचे आया, ठीक है, उसके बाद बाय टू सेल, मतलब इंस्टीट्यूशन ने वापस बाई किया और इतना स्लो किया कि रिटेल ट्रेडर का पेशेंस ही जवाब दे जाएगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा। सिमिलरली आपका लास्ट एक सिंगल कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आया, ऊपर गया। तो सिंगल कैंडल जो जोन होता है वो कौन सा होता है हमारा? पीवट पीवट। पीवट जोन। और आपका मल्टीपल कैंडल एक ही जगह पे होती है, वो कौन सा जोन होता है? रेंज। रेंज जोन होता है। क्लियर है? यस सर। बीटीएस का मतलब बाय टू सेल, एसटीबी का मतलब सेल टू, सेल टू बाय। ठीक है, मीन्स जस्ट ए पुल बैक है। एसटीबी का मतलब सेल टू बाय, मतलब पुल बैक है यार, रन की वेव का। और बीटीएस का मतलब बाय टू सेल, मतलब बाई करना है उनको पहले जोन में जाने से पहले, और तभी तो वो नीचे आएगा। ये इंस्टीट्यूशन का प्राइस भी। तो हम हमेशा जब एलटीएफ में देख रहे हैं कि मल्टीपल कैंडल बनने के बाद एक जोन बना है, तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा 15 मिनट नहीं देखना। एसटीएफ हमारा फोरेक्स में 4 आवर होता है, एमटीएफ 1 आवर होता है, और एलटीएफ हमारा 15 मिनट होता है। ठीक है? ऐसे इक्विटी में 125 मिनट होता है हमारा, इक्विटी एंड एफ एंड ओ में क्या होता है, एमटीएफ होता है 25 मिनट या 15 मिनट, और एलटीएफ हमारा क्या होता है, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। इस मतलब ऊपर वाले सीक्वेंस के हिसाब से जोन देखते आना कि एसटीएफ का सिंगल कैंडल जोन है। जैसे अभी हमने गोल्ड में देखा था कि ऊपर सिंगल कैंडल जोन मार्क किया, तो एलटीएफ में नॉर्मली हमें, एलटीएफ में क्या दिखते हैं, नॉर्मली में रेंज जोन दिखते हैं। बट एसटीएफ के अंदर हायर टाइम फ्रेम में वो अगर पीवट जोन है, मतलब सिंगल कैंडल जोन है, तो वो पीवट जोन है, और वो सबसे बेस्ट जो जोन होता है वो पीवट जोन होता है। तो हम कभी भी ये मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडल है, जोन है, वो जोन अच्छा नहीं है। अगर वो एसटीएफ में सिंगल कैंडल है तो डेफिनेटली वो जोन अच्छा है। इसलिए हम बार बार देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम की प्राइस ऐसे 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 गया और फिर हमें टेस्ट जैसा दिखता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हम समझते हैं कि अनमिटिगेटेड है या नहीं है, मतलब काफी कंफ्यूजन होती है ना। तो हमेशा एक बार जिस जोन में भी कंफ्यूजन है, ठीक है, 15 मिनट के जिस जोन में भी आपको कंफ्यूजन है, एक बार जाकर के 1 आवर 4 आवर में डेफिनेटली देख लेना। लेकिन सीक्वेंस ये है कि 4 आवर 1 आवर को देखते हुए 15 मिनट में मार्क करना है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन होगी ही नहीं। ये क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन की जो रिफाइनमेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? जैसे रेंज जोन जो होता है, रेंज जोन नॉर्मली हम किस में मार्क करते हैं? ठीक है, तो आपका अगर आप देखोगे
आपका मल्टीपल कैंडल है एक ही जगह पे, ये बेसिकली किसमें, एलटीएफ में, ठीक है। प्राइस नीचे गया, क्या हुआ, बीटीएस में बाय टू सेल हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है, मतलब टारगेट नीचे का। लेकिन इसका अगर हम एसटीएफ में देखते हैं तो इसका रिफाइनमेंट क्या है हमारा, इस तरीके से सिंगल कैंडल जोन हो सकता है ना, हाँ जी। मतलब हम रिफाइनमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे आपका रेंज है, रेंज के अंदर टॉप मोस्ट कैंडल हम ले सकते हैं, सबसे टॉप मोस्ट कैंडल और जिसको प्राइस ने पूरा कवर किया वो कैंडल हम ले सकते हैं रिफाइनमेंट। और फ्रेक्टल का रिफाइनमेंट कैसे ले सकते हैं, जो आपकी ऊपर की टॉप की विक है, जिसको हम एक्सेप्शनल मार्किंग बोलते हैं, वो आपका फ्रेक्टल जोन हो गया। क्लियर है, यस। मतलब डिमांड एंड सप्लाई के जो जोन है उसको हम रिफाइनमेंट बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। अब जब देखो इसमें क्या है, मोर रिफाइनमेंट लीड टू इंक्रीज एक्यूरेसी, मतलब जितना रिफाइनमेंट करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी और हायर रिस्क रिवार्ड भी मिलेगा। क्या मिलेगा, हायर रिस्क रिवार्ड मिलेगा। बट कुछ ट्रेड मिस हो जाएंगे रिफाइनमेंट में, बस इतना ही है। रिफाइनमेंट की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई की जो हम रिफाइनमेंट करेंगे उसकी वजह से आपके ट्रेड कुछ मिस हो जाएंगे, बट डेफिनेटली ट्रेड्स इसमें अच्छे मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक गोल्ड का एग्जांपल देता हूं, अभी यहाँ पे दिखाता हूं। अगर आप ये वाला एरिया देखिए, ठीक है, इसको 1 आवर में देखिए, इस एरिया को, ठीक है। इस 1 आवर के एरिया को अगर आप देखोगे तो कैंडल के अंदर कैंडल है, तो आपका करीब करीब आपका ये एरिया ना, ये होगा इतना बड़ा एरिया 1 आवर का, देखो क्लियर है। अब अब प्राइस को गिरना इस जोन से ही है। क्यों गिरना है, क्योंकि भाई इसका अचीवमेंट है। अगर आप देखोगे इसका ये अचीवमेंट नहीं है कि लो लो बनाया गया, हमें लुक लेफ्ट, लेफ्ट में देखना है कि प्राइस जो है इसके ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसके नीचे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। क्लोज। क्लोज, क्लोज क्या हुआ है, क्लोज ये एरिया हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट में बैक बैक में जब हमने देखा तो नंबर 1 ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब ये तो इससे ये चल गया, ठीक है। और नंबर 2 ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो गया। तो इसका अचीवमेंट है बेसिकली, ना कि इस बेसिस के लो लो बना रहा था, ये सप्लाई देख लिया, सप्लाई देख लिया, ये कोई तरीका नहीं है। लोग यही तो करते हैं जो आधी अधूरी डिमांड सप्लाई सीखते हैं, ठीक है। तो 1 आवर के जोन में देखोगे तो कोई कोई कहेगा यार ये कंफ्यूजन होगी ना आपको मार्क करने में, भाई ये इतना इतना बड़ा जोन है, क्या मार्क करोगे, ये मतलब क्या मार्क करेंगे, ये इतना बड़ा मार्क करें क्या, बताओ, या फिर इतना बड़ा करें, या फिर ये करें, समझ में आया? तो जो लास्ट सबसे एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल है, मतलब रिफाइनमेंट हम बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे लास्ट हेल्दी ग्रीन कैंडल ये वाली है ना, अगर ये देखोगे कौन सी वाली, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये है, उसके बाद रेड कलर बनी है, यही है, हाँ जी। ठीक है। अब इसको अगर 4 आवर में अगर आप देखते हो तो मतलब रिफाइनमेंट किया जा सकता है और करना भी चाहिए। तो 4 आवर में यही जोन है, 4 आवर में ये जोन है। तो वन आवर, आप 1 आवर से नीचे जब हम एमटीएफ एसटीएफ करते हैं तो एमटीएफ से नीचे आप रिफाइनमेंट 15 मिनट से नीचे मत करिए, 15 मिनट तक मैक्सिमम रिफाइनमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे तो रिफाइनमेंट करके करीब करीब हमारा ये जोन आया 1 आवर का, ये आया ना। यस सर। एंड यस। रिफाइनमेंट का सिर्फ बेनिफिट क्या है एंड नुकसान क्या है। बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है और रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल होता है, मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। बट कभी कभी इसमें ट्रेड मिस हो जाते हैं, कभी कभी, तो फिर हम लेट एंट्री कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, बट रिफाइनमेंट करके ही करिए अभी के लिए, ठीक है। तो ये और धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे, मतलब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो बहुत सारे जोन्स का मालूम पड़ेगा कि यार इसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कोई, कि कभी तो प्रॉपर ऊपर तक जा रहा है, कभी इसको छूते छूते नीचे गिर जा रहा है, तो वो लो टाइम फ्रेम में हम एंट्री कॉन्फर्मेशन देख करके वो कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पहले से भी गिर रहा है ना, तो प्रॉपर चौक वगैरह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मतलब
रिवर्सल साइन एंड रिवर्सल कंफर्मेशन होके ही जाएगा, तो वो हम उस पे तो हम एंटी कंफर्मेशन वाली क्लासेज होंगी, उसमें बात कर लेंगे। ये समझ में आया रिफाइनमेंट? ऐसे हम यस सर। रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि लास्ट लास्ट जो कैंडल आपकी ग्रीन है उसको जो नीचे क्लोज किए, तो ये पिवट जोन है या रेंज जोन है, बताइए। ये हमारा जो जोन मार्क किया है पिवट है या रेंज? रेंज जोन है। रेंज है सर। रेंज जोन। रेंज है। लेकिन आप मुझे अब बताइए, ये जोन पिवट है या रेंज है? कीवर्ड जोन। पिवट है। रिफाइंड जोन है सर। अभी भी रेंज है, अभी पिवट नहीं है, हाँ रेंज। रेंज है, ठीक है। आप मुझे अब बताइए, अब ये कौन सा जोन है? फ्रैक्टल। फ्रैक्टल। ऐसे रिफाइनमेंट करना है, मतलब आपका रेंज है, पिवट है, और अगर आपको फ्रैक्टल में प्राइस आ गया है, उससे छोटा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता कहीं भी, उससे छोटा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता कहीं भी। बेसिकली क्या होगा, जब ये यहां से गिरेगा तो इसके नीचे का जो एक्सेस, इसके नीचे पूरा का पूरा एक्सेस है, लिक्विडिटी है इसके नीचे पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसका टारगेट आएगा। तो बेसिकली इस जोन में जाने के बाद हमारा रिस्क है ही कितना, ये बेनिफिट होता है आपका किसी भी एक आपका फ्रैक्टल जोन मार्क करें। 1:2 कितना आया? करीब करीब 1:7 का रिस्क रिवार्ड है, जी सर। है ना। और हम हमारी एंट्री कंफर्मेशन के हिसाब से जाएंगे 1 मिनट में और 3 मिनट 5 मिनट में, तो और छोटा रिस्क हो जाएगा। जब कंफर्म इस जोन के अंदर कंफर्मेशन हो जाएगा, इस जोन के अंदर 1 मिनट में एंट्री मिली है, मैं दिखाता हूं आपको, मिली है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, करीब करीब यहाँ पे देखिए। लास्ट अटेम्प्ट पे इसका स्विंग हाई क्लोज किया, लास्ट अटेम्प्ट पे इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो बेसिकली यहीं पे एंट्री हो जाती, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, और यही आपका ऐसा हो जाता जब लिक्विडिटी स्वीप होती, तो ठीक है। तो अब देखो जो हमारे एंट्री कंफर्मेशन के हिसाब से टारगेट देखते हैं, देखें हमारे एंट्री कंफर्मेशन के हिसाब से टारगेट देते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो उस 4 आगे बेसिक्स पे एंट्री करनी नहीं थी। अब बताओ रिस्क रिवार्ड कितना है? 27। 1:27। जब एंट्री मॉडल वाली आप क्लासेस कर लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:10 से बढ़ के 1:20 1:30 हो जाएगा, जब ये एडवांस एजुकेशन लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया इतना? रेंज, पीवट, फ्रैक्टल बिल्कुल रिफाइनमेंट किया जा सकता है, अलाउ है, क्लियर है। बट कभी कभी ट्रेड मिस होंगे तो हम बीच का रास्ता, मैं आपको बता दूंगा कि बीच का रास्ता कैसे निकालना है। जब हम मंडे से दिन में बैठेंगे साथ में, तो हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे, और नहीं तो लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कॉन्फर्मेशन लेकर के हम कर लेंगे, क्लियर है इतना? रेंज समझ जी में आया, सर। पीवट समझ में आया, फ्रैक्टल समझ में आया? हाँ यस सर। जी सर। ये वही है, ठीक है। मतलब एलटीएफ का जो रेंज है, एलटीएफ की जो रेंज है, कहने का मतलब आपका प्राइस जो है हाई टाइम फ्रेम का क्या हो सकता है, पीवट हो सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब 15 मिनट का कोई भी जो जोन है उसके अंदर रेंज है, तो वो 1 घंटे का और 4 घंटे का पीवट हो सकता है। एंड पीवट क्या होता है, हम सोचेंगे यार 15 मिनट में बहुत सारी एक जगह कैंडल है, वो जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो तो गार्बेज हो गया ना। हमेशा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी मतलब सबसे ये सिखा नॉर्मल लोगों को ये सिखाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक या दो कैंडल सिंगल, एक या दो कैंडल का जो जोन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है। 2 से ज्यादा होती है, 2 से 3 4 होती है, वो थोड़ा कम और कम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे ज्यादा होती है और कम होता है, वो फिर गार्बेज माना जाता है। बट ये बात पूरी नहीं है, पूरी बात ये है कि आपको उसको एसटीएफ में देखना, हाई टाइम फ्रेम में देखना। अगर वो सिंगल कैंडल तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग जोन है। तो लो टाइम फ्रेम में आपकी मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं, बट हाई टाइम फ्रेम में अगर सिंगल कैंडल है तो आपका वो जोन हो सकता है, और वो आपका लार्ज वीक हो सकता है। लार्ज वीक है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्टल हो जाएगा, क्लियर है इतना? क्लियर है यस सर। जी सर। पक्का? अब जो फ्रैक्टल होते हैं ना,
जो विक वाले होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, इनसाइड बार, सेल टू बाई और बाई टू सेल विक जोन। सेल टू बाई एंड बाई टू सेल, समझ में आया ना? सेल टू बाई मतलब आपका कोई भी एक जोन बना, उसके बाद सेल होगा बाई के लिए, सेल टू बाई। कोई भी आपका एक जोन बना आपका Buy to sell. बाई टू सेल। Sell. इनसाइड बार मतलब आपके फ्रैक्टल कैसे कैसे मार्क करेंगे? इनसाइड बार में कर सकते हैं, सेल टू बाई में कर सकते हैं, बाई टू सेल में कर सकते हैं और लार्ज विक में कर सकते हैं। तीन तरीके से मार्क होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा? बहुत सिंपल तरीके से करके समझा रहा हूं मैं कि ये मार्किंग है। फिर हम चार्ट पे भी मार्क करेंगे, मतलब आने वाले दिनों में चार्ट पे यही मार्क करेंगे। और जो हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस जो आपको सिखाए कि 5 जोन में ही काम करना है, लेकिन 5 जोन में काम करना है तो उन 5 जोन की मार्किंग है। समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। तो वो आपका ये है। ठीक है, मतलब आप अगर आप देखोगे, ठीक है, एलटीएफ में आपको ऐसे ऐसे आपको मान लीजिए रेंज दिख रहा है, फिर प्राइस आपका ऊपर गया। ठीक है, तो आपका एक एक कैंडल ऊपर, जो सबसे पहले वाला देखिए, एक कैंडल ऊपर गया, फिर अगली अंदर की कैंडल फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बीच की जो कैंडल बनी है ये आपका इनसाइड बार कहलाता है। इनसाइड बार फ्रैक्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एक तरीका ये है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल और नॉर्मली चार्ट पे कौन से जोन मार्क होते हैं? फ्रैक्टल। आप कहते हो ना बीच में से क्यों उठ गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्राइस प्राइस आपका ऐसे ऊपर गया, ठीक है, यहां विक छोड़ दी, फिर ये बॉडी स्टार्ट होते हैं, यहां विक छोड़ दी, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो एरिया बीच का सेकंड नंबर वाला, ये जो सेकंड नंबर वाला दिखा ना, एसटीबी विक। एसटी मतलब सेल टू बाई, मतलब प्राइस पहले मतलब ऊपर क्लोज हुआ, फिर पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो वो भी आपका एसटीबी है। ये 4 घंटे 1 घंटा और 15 मिनट में मार्किंग करने का तरीका है, ऐसे 125 मिनट 25 मिनट में। ठीक है, दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका कि एक आपका लार्ज विक बना ऐसे, ठीक है, नीचे लार्ज वीक बना और प्राइस एक शार्प क्लोजिंग हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये लार्ज वीक वाला जो होगा वो पूरी कैंडल नहीं मार्क होती, जस्ट वीक वीक मार्क होती है। क्लियर है? किसी भी डिमांड डिमांड में। ठीक है, सिमिलरली ऐसी ऐसी कोई भी सप्लाई में क्लोज होगा, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद अगली मान लीजिए ग्रीन बनी और वापस रेड बनी। ठीक है, तो ये जोन इनसाइड बार वाला मार्क होगा। फिर मान लीजिए एक कैंडल रेड बनी, उसके नीचे वीक आई, फिर प्राइस क्या किया, जहां से क्लोज हुआ वहां से ओपन हुआ, पहले प्राइस ऊपर गया फिर नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल का जो विक है वो मार्किंग होगा। तीसरा, एक लार्ज विक कैंडल बनी जिसकी विक बड़ी है, लार्ज विक बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो ये इसका विक वाला एरिया मार्क होगा। तो बेसिकली फ्रैक्टल जो आपका होता है, जो आपका फ्रैक्टल जो होता है, फ्रैक्टल 3 तरीके से मार्क होता है, इनसाइड बार, एसटीबी या बीटीएस या फिर लार्ज विक। ये समझ में आया? बहुत ही सिंपल तरीके से करके मैंने आपको समझा दिया कि आपकी जो एक्सेप्शनल मार्किंग मतलब फ्रैक्टल वाली मार्किंग, देखो एक रेंज की मार्किंग होगी, एक पीवट की मार्किंग होगी। अब हम इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें मार्किंग में मिस्टेक्स करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यार किसी को भी कि मार्किंग में इनसाइड बार के बारे में एक बार और बता। क्या। इनसाइड बार के बारे में। इनसाइड बार के बारे में देखो, आप उसको चार्ट में आप देख रहे हो तो इनसाइड बार में एक कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद अगली कैंडल उसके अंदर बनी, कैंडल के अंदर कैंडल, और उसके बाद अगेन ह्यूज ग्रीन बन गई। तो जो कैंडल आपकी अंदर बनी है वो कैंडल आपका इनसाइड बार फ्रैक्टल जोन होता है। क्लियर है? ओके सर। सिमिलरली जी सर। ऐसी एक रेड बनी, रेड के बाद अगली कैंडल जो बनी वो ग्रीन बनी, लेकिन वो कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर बनी, लेकिन उससे नेक्स्ट जो थर्ड कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है वो वो क्या हुआ, वो एक ह्यूज नेगेटिव कैंडल बनी। तो जो इनसाइड कैंडल है वो आपका इनसाइड बार फ्रैक्टल जोन है सप्लाई का। यस सर। तो इनसाइड बार और फ्रैक्टल का डिमांड जोन, सप्लाई जोन। दूसरा, एसटीबी वीक या फिर बीटीएस वीक, मतलब आपका ग्रीन कैंडल बनने के बाद विक पहले नीचे आती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है। दो कैंडल के बीच में जो विक रहती है वो एरिया हमारा क्या होता है? एसटीपी। एसटीबी विक, एसटीबी सेल टू बाई फ्रैक्टल जोन। ठीक है, सिमिलरली बीटीएस विक मतलब आपका प्राइस एक रेड कैंडल बनी, विक नीचे आया, अगेन प्राइस वहां से क्लोज हुआ, वहां से ओपन हुआ, पहले थोड़ा विक ऊपर गया, फिर ह्यूज नीचे क्लोज होगी। तो दोनों कैंडल ने एक विक छोड़ी, तो वो जो एरिया होगा बीटीएस विक फ्रैक्टल जोन हो गया। सिमिलरली थर्ड, अगर बड़ी एक लार्ज विक बनती है
तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी कैंडल को मार्क करते हैं। वो तरीका नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ विक मार्क करनी है। तो आपका रेंज जोन कैसे मार्क करते हैं, पीवट कैसे मार्क करते हैं, एंड आपके फ्रैक्टल तीनों टाइप के कैसे मार्क करते हैं, ये समझ में आए? यस सर। आगे ये समझ में? यस सर, डायग्राम से सर एक बार थोड़ा सा जी सर। बता देना। देखो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आपका इसमें इनसाइड वाला कहाँ बना है, ठीक है, इनसाइड वाला इसमें जैसे ये, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली का चार्ट है, ठीक है। तो दिल्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे, आप इस एरिया को देखिए, यहां से यहां तक देखिए, ठीक है। तो इसमें आपका, अगर आप ये देखोगे, सबसे नीचे वाला जोन जोन देखोगे, अगर सिर्फ दिल्ली में मार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो रिफाइनमेंट करके तो ये तो आपका फ्रैक्टल कौन सा हो गया, लेकिन लार्ज वीक नहीं है ना इसमें, ठीक है। नहीं प्राइस, अब आपका जो मार्क होगा, ठीक है, अब आपका ये एरिया मार्क हो गया तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये एरिया मार्क होगा, ठीक है, और बिल्कुल ये रेंज जोन है, ठीक है, और शायद ये वीकली का बहुत अच्छा जोन हो, ठीक है, नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं है, क्योंकि वीकली के बाद करंट क्लोज है, तो वीकली का बेसिकली लार्ज वीक वाला फ्रैक्टल जोन है, वीकली का फ्रैक्टल जोन है। डेली में अगर आप देखोगे तो ये प्राइस यहां से ऊपर गया है, जो आज ये उठा, इसको देखो आप क्यों उठा, आज ये थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन आया, ये क्यों आया, रिफाइनमेंट करते हैं हम डेली से। तो आप देखिए, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई, और अगली अगेन ह्यूज ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ह्यूज ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो ये एरिया आपका वैलिड क्या है, इनसाइड बार। एक वैलिड फ्रैक्टल है, ठीक है। एंड जितने भी डिमांड सप्लाई हमारे रेंज के हो, पीवट के हो, या तीनों टाइप के फ्रैक्टल के हो, ठीक है, उन सबको देखना उसी तरीके से है। किस तरीके से? डिमांड एंड सप्लाई की अचीवमेंट के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या देखना है? अगर आप यहां पे प्राइस का अगर देखोगे तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इधर है, लेकिन इसने किसी भी डिमांड जोन के नीचे क्लोज नहीं किया ना, लेकिन इसके ऊपर क्लोज किया, इस सप्लाई के ऊपर क्लोज किया, तो डेफिनेटली ये 1 नंबर और 2 नंबर डिमांड जोन अच्छी स्ट्रांग होंगी, ये और ये। क्लियर है? ठीक है। अब इसको और रिफाइनमेंट में अगर आप जाओगे, ठीक है, और रिफाइनमेंट में जाओगे तो वही है, मतलब ये इसलिए यहां से उठ रहा है, और रिफाइनमेंट में जाओगे तो रेंज है, ठीक है। 1 आवर में अगर आप और रिफाइनमेंट में जाओगे, 1 आवर की अगर और रिफाइनमेंट में अगर आप जाओगे, तो आपका अगर देखोगे तो ये आपका सबसे पहला वाला, क्योंकि प्राइस का अचीवमेंट कहां था, इसके ऊपर क्लोजिंग था। आप देखोगे इसके ऊपर क्लोजिंग था, किसके ऊपर? डेली वाला लेवल देखिए, डेली वाला लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग था इसके ऊपर था ना क्लोजिंग था, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लोजिंग था तो बैक में लेफ्ट में जब बैक में देखेंगे, लेफ्ट में जब बैक में देखेंगे, तो बेस्ट एरिया ऑफ डिमांड जोन कौन सा होगा? जो होगा इस वेव के अंदर, क्या होगा? इस वेव के अंदर। क्लियर है? इस वेव के ड्यूरिंग में अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, किसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था? इस रेंज ने किया था। अभी आवाज आ रही है? देखिए, आपका दिल्ली था, ध्यान से समझिए, दिल्ली में इसके ऊपर क्लोज आ गया, ठीक है, 1 आवर में जाते हैं, ठीक है। सब प्राइस आपका सपोज करिए यहां यहीं पे था, कहां पे? यहां पे था, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर कोई जोन मिटिगेट नहीं हुआ तो वो करीब करीब ये है या नहीं है? यस सर। जी सर। ये है। तो सबसे पहले प्राइस कहां से उठेगा? इमीडिएटली सबसे पहले प्राइस कहां से उठेगा? यहीं से। यही से सर। एसबीटी से। हाँ, बताओ। यही डिमांड है ना, इससे पहले तो कोई डिमांड नहीं है ना।
मतलब हमें हमें इसके ऊपर जब क्लोज हो गया तो इस साइड हमें डिमांड देखनी, इस ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये आपका गया है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका 71 79 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जी सर। ठीक है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट, तो इस एरिया में जैसे प्राइस आएगा ना, इमीडिएटली मूवमेंट आएगा, हर कहीं बाय थोड़ी करना है। देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, ये जैसे इस जोन में आया तो इमीडिएटली मूवमेंट आया ना। आप देखोगे 15 मिनट में बढ़िया मूवमेंट था, 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो ध्यान से देखोगे, ये बढ़िया मूवमेंट था, 15 मिनट की प्रॉपर 3 कैंडल मिलती इस जोन में जैसे आया। लेकिन इसने किया क्या कि पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दिया इसने। ब्रेक डाउन करने के बाद इसने सप्लाई बना दी, ऊपर बनाइए, देखा जाए तो सप्लाई प्रॉपर ये है। हाँ सर। लेकिन अगर रिफाइनमेंट करेंगे तो रिफाइनमेंट करते करते ये है ना, जी तो यहां तक का हमारा टारगेट बुक हो जाता ना। मतलब ये जो जोन है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन था, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद जो आपका गया जिस तरीके से ऑर्डर फ्लो में गया है, 15 मिनट के जोन टू जोन अगर देखोगे तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करीब करीब यहाँ पे हुआ है। तो ये वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये और इसकी लिक्विडिटी स्वीप, मतलब इस जोन को अगर तोड़े और इसके अंदर वापस क्लोज हो जाए तो फिर बाई के लिए चले जाएंगे। ये एक बार चल चुका है ना, ये जोन एक बार चल चुका है, इसने बढ़िया पैसा दिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये श्योर ट्रेड था। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, अब देखो आया नहीं, वो वही चल रहा है, नेगेटिव वही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्क करते हैं, ठीक है। और डिटेलिंग में मंडे से हम आ ही रहे ना, साथ में मॉर्निंग में सुबह से लेकर शाम तक हम ये तीनों मतलब आपका रेंज पीवट फ्रैक्टल, तीनों टाइप के फ्रैक्टल, इनसाइड वाला, लार्ज विक वाला, सेल टू बाई एंड बाई टू सेल वाला, ठीक है। ये इनकी मार्किंग की प्रैक्टिस करनी, ठीक है, अच्छे से। जी जी